धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव की जो बहस है उसमें हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ। किसी भी सरकार का मूल्यांकन 5 बिंदुओं पर किया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा संस्थाओं की स्वायत्तता, चौथा सांप्रदायिक सौहार्द और पांचवा विदेश नीति। पर इससे भी ऊपर एक मूल्यांकन है सभापति जी कि किसानों का मान, सम्मान और कल्याण। आज 70 दिन हो गए, भारत के किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। अगर ये जो कृषि से संबंधित कानून हैं ये इतने ही अच्छे हैं, ये इतने ही किसान हितैषी हैं, तो सरकार को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, फिर भारत के किसान सड़क पर क्यों बैठे हैं? क्या किसानों को शौक है इस बात का कि इस ठंड में, इस कोविड की महामारी में अपने घर बार छोड़कर वो यहां पर आकर आंदोलन करें? वो आंदोलन सभापति महोदय इसलिए कर रहे हैं कि जो उनके हक सरकार छीनने जा रही है, वो हक सदियों की लड़ाई के बाद उनको मिले थे। मैं इस सरकार को याद कराना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के समय जमींदारी, रायतवारी, महालवारी ने किसान की कमर तोड़ दी थी। जब भारत का आजादी का आंदोलन चल रहा था तो राजनीतिक आजादी के साथ साथ एक बहुत बड़ी मांग आर्थिक आजादी की भी थी, और उस आर्थिक आजादी का केंद्र बिंदु यह था कि जो जमीन है वो किसान को दी जाएगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लैंड टू द टिलर। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि 1936 में जब कांग्रेस की सरकारें बनी विभिन्न प्रदेशों में, आपके भारत की स्वतंत्रता से पहले भी, तब भी जमीन सुधार के कानून लाए गए कि किसान को उसकी जमीन का मालिक बनाया जाए। 1947 में आजादी के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी पहल कांग्रेस की सरकार ने की, वो जमीन सुधार किया था, जिसके कारण विभिन्न प्रदेशों में किसान अपनी भूमि के मालिक बन गए। इस सदन में पहले आम चुनाव से पहले जो पहला संसदीय संशोधन लेके आया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जिन जमीन सुधार कानूनों को एक पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अवैध ठहराया था, उस चीज को ठीक करने के लिए इस सदन में सबसे पहला संविधान संशोधन लेके आया गया था। उसके बाद आपके 1965 में एफसीआई का गठन हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, और 1974 में इस देश में हरित क्रांति आई, और यह हरित क्रांति ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि जो भारत PL 480 के ऊपर निर्भर था कि समुद्री जहाज से खाद्यान्न आता था और देश में बढ़ता था, उस मुल्क में खाद्यान्न सुरक्षा हुई, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। आज ये जो कानून सरकार लेके आई है, इससे किसान को सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि आप जमींदारी जो 1950 में खत्म की गई थी, उस जमींदारी को आप कंपनीदारी से रिप्लेस करना चाहते हैं। आप किसान को बड़े जो घराने हैं उनके हाथों गिरवी रखना चाहते हैं, और मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि इस देश में 86% जो किसान है वो छोटा किसान है। जो कृषि सेंसस हुआ था 2015 में, उसमें यह पाया गया कि 86% से ज्यादा किसान के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, अधिकतर किसान के पास 2 एकड़ से कम भूमि है, और एमएसपी के बावजूद, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बावजूद, वो जो छोटा किसान है पूरा परिवार उसका काम करता है, तो वो जाके 15,000 रुपए महीना कमाता है। और जब आप
बड़ी कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कृषि में आने की अनुमति देंगे तो वो जो छोटा किसान है जिसके पास 2 या 3 एकड़ भूमि है, सभापति महोदय, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनियों से वो मुकाबला कर सके। भारत का किसान मान सम्मान से जीता है। भारत के किसान को अपनी भूमि से और अपनी इज्जत से लगाव है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में पिछले 2 महीनों में दिल्ली की सरहद पर लाखों लाख किसान बैठे हैं और सरकार को ये कह रहे हैं कि इन 3 कानूनों को वापस ले। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप प्रतिष्ठा पे मत खड़े होइए। जिनके लिए आपने कानून बनाए हैं वो इस बात को नहीं मानते कि ये वो कानून उनके हक में है, और उनकी बात सुनिए, उनकी बात के ऊपर गौर कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और तुरंत ये जो 3 काले कानून हैं इनको आप वापस लीजिए, जिससे वो किसान अपने घर वापस जा सके और अपने खेत खलियान को जाकर एक बारी फिर से जोत सके। ये सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं सभापति महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा का। पिछले 9 महीनों से भारत की सरहद के ऊपर, जो भारत की सरहद है चीन के साथ, उसमें तनाव है। रक्षा मंत्रालय की 1 जून के महीने में रिपोर्ट आई थी और यह बहुत ही विचित्र और अद्भुत बात है कि 2 दिन बाद वो रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट से आलोप हो गई। उस रिपोर्ट में लिखा था that Chinese aggression has been increasing along the line of actual control and more particularly in Galwan Valley since May 5th, 2020. The Chinese side transgressed into the areas of Kograng, Nala, Gogra and north bank of Pangsang So Lake on 17th, 18th May 2020. ये मैं नहीं कह रहा, ये रक्षा मंत्रालय की वो रिपोर्ट जो उनकी वेबसाइट के ऊपर पहले डाली गई और फिर आलोप हो गई, ये वो कह रही है। हम सबको मालूम है कि 15-16 जून को 2020 को गलवान घाटी में क्या हुआ। हमारे 20 सैनिक से ज्यादा वीरगति को प्राप्त हो गए। डेप्सैंग, हॉट स्प्रिंग्स, नाकुला, अपर सबसरी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। खबर यह है कि चीन की फौज ने इन सब इलाकों में घुसपैठ की है। इस मई से लेकर और आज फरवरी हो गया, मई 2020 से फरवरी 2021 तक भारत सरकार और चीन सरकार में कई स्तरों पर बातचीत हुई है। कमांडर्स के लेवल पे बातचीत हुई है, विदेश मंत्री के स्तर पर बातचीत हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के लेवल के ऊपर बातचीत हुई है। इस सदन की एक परंपरा रही है सभापति जी, और परंपरा ये रही है कि जब भी ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार सदन को पूरी तरह से भरोसे में लेती है। जब मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब 1962 की लड़ाई हुई चीन के साथ, इसी सदन में 8 से लेकर 15 नवंबर 1962 तक जब लड़ाई चल रही थी, इस सदन में पूरी चर्चा उस सारे विषय के ऊपर हुई। और वो चर्चा किसके अनुरोध पे हुई थी? वो चर्चा हुई थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सांसद थे, सम्माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल के ऊपर हुई थी। उसके बाद चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, 1999 हो, जब भी भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है, इस सदन में विस्तृत चर्चा उस सारे विषय के ऊपर हुई है। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस परिस्थिति को और इस सदन की जो परंपराएं हैं उनको संज्ञान में लेते हुए चीन के मुद्दे के ऊपर एक विस्तृत बहस इस सदन में बहुत आवश्यक है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी इस अभिभाषण का जवाब देंगे, इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे, वो जरूर
जो चीन के साथ परिस्थिति है, जो पिछले 8 महीने से बॉर्डर के ऊपर तनाव है, जो खबरें हैं कि चीन ने भारत की सरजमीन में घुसपैठ की है, उसके ऊपर विस्तृत जानकारी देंगे। मैं दूसरे मुद्दे पे जिस पे आना चाहता हूं सभापति महोदय, वो है देश का आर्थिक विकास। आज 37 महीने हो गए कि जो अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर है वो निरंतर और लगातार गिरता जा रहा है। इस सदन में बहुत चर्चा हुई कि लॉकडाउन की वजह से देश का बहुत फायदा हुआ। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह का लॉकडाउन भारत में किया गया था उसके बगैर भी काम चल सकता था। बाकी एशियाई मुल्कों में जहां पे ऐसी भीषण परिस्थिति बनी वहां पे भी इससे सरल लॉकडाउन से काम चला। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इस सारी चीज को एक संज्ञान में लें, पूरी दुनिया में 1,08,00,000 कोविड-19 के केस हैं। उसमें से 10.48% जो केस हैं वो सिर्फ भारत में है। 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोविड-19। मैं 3 मिनट और लूंगा आपकी अनुमति से सभापति जी, 3 मिनट और लूंगा। मैं 3 मिनट और लूंगा, मेरे को 2 बात और कहनी है। तो 10% जो केस है पूरी दुनिया के वो भारत में है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो डेथ रेट है वो भगवान की कृपा से कम रहा है, पर इस चीज पे विचार करना चाहिए कि या ये सरकार की नीति की वजह से है कि भारतीयों में जो इम्यूनिटी है वो उसकी वजह से है। मैं आखिरी बात एक और कहना चाहूंगा सभापति महोदय, हमारी संस्थाओं की जो इंडिपेंडेंस है उसको लेके, स्वायत्तता को लेके आज इस देश में एक धारणा बन गई है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो उस ढंग से काम नहीं कर रही जिस ढंग से और जिस स्वायत्तता से उनको काम करना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, मुझे याद है कि 1990 में जब मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ इस देश में आंदोलन हुआ, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि आंदोलन सही था गलत था, पर जब उच्चतम न्यायालय ने 2 अक्टूबर 1990 को उन सिफारिशों के ऊपर रोक लगा दी तो वो आंदोलन खत्म हो गया। आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसके बावजूद कि उच्चतम न्यायालय ने उन कानूनों के ऊपर रोक लगा दी है, किसान घर नहीं जा रहे हैं। और इसलिए न्यायपालिका को बहुत गंभीरता से इस बात पे विचार करना चाहिए कि क्यों इस देश के लोगों का भरोसा न्यायपालिका से उठता जा रहा है। क्योंकि सभापति महोदय समय समाप्त हो गया है। अभी मुझे बहुत 13 मिनट टाइम मिल गया। मुझे You have given 45 minutes to Jalandhar Pal ji. आप बढ़ जाइए। सभापति महोदय, 5 दिन के बाद तो बहस शुरू हुई है और इतना महत्वपूर्ण बहस है, जो थोड़ा सा समय दे दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि नहीं मिलेगा ना, ऐसा है, ऐसा सभापति महोदय हम आपस में एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि न्यायपालिका को इस चीज पे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस देश का भरोसा न्यायपालिका के ऊपर से क्यों उठता जा रहा है। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि एक जो केंद्र बिंदु है किसी भी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए वो सांप्रदायिक सौहार्द। और 2014 से इस देश में एक ऐसा ध्रुवीकरण का माहौल बनाया गया है, चाहे वो घर वापसी के माध्यम से हो, चाहे वो जो ये धर्म परिवर्तन कानून है इनके माध्यम से हो, कि इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी जी का कहना है। और इस बात की बहुत ही गंभीरता से सरकार को चिंता करनी चाहिए। आपने मेरा माइक बंद कर दिया है, तो मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। Yes.